हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेगर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि मेगर में हम लोग डीसी वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करते हैं, एसी वोल्टेज इंजेक्ट क्यों नहीं करते। डीसी के जगह अगर एसी वोल्टेज इंजेक्ट कर दें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब हर जगह एसी ही सप्लाई सिस्टम का यूज़ हो रहा है तो मेगर करते वक्त डीसी को क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है, जो कि एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि मेगर में डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करने के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि मेगर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मोटर, केबल, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला है जिस पर हमने इस बारे में बात की थी कि मेगर करते वक्त वोल्टेज इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि हमें वोल्टेज इंजेक्ट करके ही रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि हमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ता है। आप 9 वोल्ट और 12 वोल्ट भी तो इंजेक्ट कर सकते हो, पर 415 वोल्ट की मोटर को मेगर करने के लिए 500 वोल्ट से क्यों मेगर किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स पे हमने इस वीडियो में बात की है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग डीसी वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप 415 वोल्ट की मोटर को जब 500 वोल्ट से मेगर करने के लिए जाओगे, तो अगर आप 500 वोल्ट एसी सप्लाई वहाँ पर इंजेक्ट करोगे तो एसी जो सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। हम सबको पता है कि जो एसी सप्लाई होती है वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, क्योंकि एसी सिस्टम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। तो अगर आप 500 वोल्ट की एसी सप्लाई अपने मेगर के थ्रू किसी इक्विपमेंट में दोगे, तो अगर आप एक मोटर को मेगर कर रहे हो तो मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उस पर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि जो आपके नेचर ऑफ सप्लाई है, जिस सप्लाई की जो नेचर है वो अल्टरनेटिंग है, वो कंटिन्यूसली अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है और इतनी तेज़ी से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है कि आपके मोटर के वाइंडिंग इंसुलेशन में स्ट्रेस डेवलप होने लगता है, जिसके वजह से वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट होने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेगर कर रहे हो कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपका मेगर ही आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ अफेक्ट करने लगा है। तो जब आप डीसी वोल्टेज का यूज़ करते हो, 500 वोल्ट पे जब आप मेगर करते हो लेकिन डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हो, तो क्योंकि आपकी डीसी जो सप्लाई होती है ये स्टेबल होती है, ये पल्सेटिंग नहीं होती, ये अल्टरनेटिंग नहीं होती, ये बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही होती, जैसा कि हमने एसी सप्लाई सिस्टम में देखा था। तो क्योंकि डीसी एक स्टेबल सप्लाई सिस्टम है तो वहाँ पर आपके वाइंडिंग इंसुलेशन पे जो स्ट्रेस है वो नहीं पड़ता। तो 415 वोल्ट कि आपकी जो मोटर है उस पर 500 वोल्ट का जब आप डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपका वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं होगी, जो एसी सप्लाई देने पर हो सकती थी। ये एक रीज़न है कि मेगर में हम डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, एसी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करते। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आप मेगर करते वक्त एसी वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मेगर दिखा रहा है वो एक्यूरेट नहीं होगी। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारी जो एसी सप्लाई है, जो एसी करंट है, वो कंटिन्यूसली अपनी पोलैरिटी बदल रहा है, जिसके वजह से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो डीसी के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट होगा। डीसी सप्लाई, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ही हमने देखा कि ये काफ़ी स्टेबल सप्लाई है, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करने से वो भी काफ़ी स्टेबल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है जब हम लोग किसी भी मोटर या केबल को मेगर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि मेगर में हम लोग डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं ताकि जो रिजल्ट हमें मिले वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो कि एसी के कंपैरिजन में डीसी में एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब भी हम लोग मोटर को मेगर करते हैं तो बेसिकली हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, और वोल्टेज इंजेक्ट करने से अगर आपके वाइंडिंग में कहीं करंट लीक हो रहा है, कहीं लीकेज करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज और उस लीकेज करंट को कोरिलेट करके आपका मेगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा होता है। बट अगर आप एसी वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो एसी वोल्टेज इंजेक्ट करने से आपके मोटर की जो वाइंडिंग है इसमें कैपेसिटिव करंट फ्लो होने लगेगा।
तो जो करंट आपके सिस्टम में फ्लो हो रहा है वो लीकेज करंट प्लस कैपेसिटिव करंट होगा। जब हम लोग डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो डीसी वोल्टेज सिर्फ लीकेज करंट को फ्लो करवाता है, और वो लीकेज करंट कितना है, वोल्टेज मैंने कितना इंजेक्ट किया है, उसके हिसाब से मुझे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। पर जब मैं एसी वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा तो लीकेज करंट के अलावा कैपेसिटिव करंट भी होगा, तो ओवरऑल करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे वाइंडिंग इंसुलेशन को चेक करने के लिए लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी मैं मेजर कर रहा हूं, प्लस मैंने एसी वोल्टेज इंजेक्ट किया है तो कैपेसिटिव करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी अब मैं मेजर कर रहा हूं। तो ओवरऑल करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, जिसके वजह से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मुझे मेरा इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, जो मेगर दिखा रहा है, वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो जब आप डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ लीकेज करंट को ही मेजर कर रहे होते हैं, जिसके वजह से जो रिजल्ट आपको मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है एज कंपेयर टू एसी वोल्टेज। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों हम लोग डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं मेगर में, एसी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं किया जाता। इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हो और भी वीडियोस अगर आपको इसी तरीके के पसंद आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।